क्लासेस के इस दौर में हर कोई गुरु बन रहा है, सबको गुरु मत बनाइए। मैं इन दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक गुरु से ज्ञान मिले, दो से मिले केवल वाणी। एक गुरु से ज्ञान मिले, दो से मिले केवल वाणी। सबको गुरु अगर बना बैठोगे तो विद्या नहीं। चलिए, in the last class we have discussed about the first law of thermodynamics for non-flow process. Today we will discuss first law of thermodynamics for flow process. First law of thermodynamics for flow process. First of all, we will discuss the steady flow energy equation, SFEE, steady flow energy equation. दोस्तों, फर्स्ट स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम यूज करें उससे पहले मेरे को यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी फ्लो। क्या होता है स्टडी फ्लो? जिसमें वेलोसिटी का वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में? चलो, ये एक टेपर पाइप है, इस पाइप में फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो स्टडी फ्लो हो सकता है कि नहीं? हाँ, नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता नहीं है। चलिए पहले देखते हैं कि क्या होती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। द प्रॉपर्टीज should not change with respect to time. स्टडी फ्लो का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती, ऐसा बोल रहा है क्या? हर अलग अलग पॉइंट पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक टेपर पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसके इनलेट पे मेरे को वेलोसिटी मिला v1 और आउटलेट पे वेलोसिटी मिला v2। क्या ये स्टडी फ्लो हो सकता है? क्योंकि इनलेट और आउटलेट पे वेलोसिटी सेम नहीं है, तो क्या ये स्टडी फ्लो हो सकता है? हो सकता है। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में कि इनलेट की वेलोसिटी कितनी है? v1, तो 10 मिनट के बाद भी इनलेट पे मेरे को वेलोसिटी v1 ही मिलनी चाहिए और आउटलेट पे वेलोसिटी मेरे को v2 ही मिलनी चाहिए। यानी कि प्रॉपर्टी शुड नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पेस के साथ में, यानी कि xy कोऑर्डिनेट के साथ में प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। किसके साथ में चेंज नहीं होना है? टाइम के साथ में प्रॉपर्टी को चेंज नहीं होना है। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो स्टडी फ्लो का मतलब होता है डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू जीरो। डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू जीरो, यानी कि प्रॉपर्टी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, अब स्टडी फ्लो के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर स्टडी फ्लो,
condition for study flow. The first condition is the mass balance. मास बैलेंस ओम, अरे पानी वानी कुछ नहीं दिया है भाई. मास बैलेंस. अब मास बैलेंस का क्या मतलब है, इधर देखो. एक टंकी है, इस टंकी के में हमने एक पाइप लगा दी है, राइट. यहां पे टंकी में इनिशियली वाटर फिल था अप टू हाइट h, और ये टंकी से पानी बाहर जा रहा है. ये पाइप में जो फ्लो होगा 1 से 2 तक जो फ्लो होगा, क्या ये स्टडी फ्लो होगा? होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या होगा, पानी यहां से बाहर जा रहा है. पानी यहां से बाहर जाएगा तो ये हाइट h जो है उस पर क्या असर पड़ेगा? ये हाइट h पे क्या असर पड़ेगा? ये डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर और वेलोसिटी 0.1 पे चेंज होगा. तो अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे स्टडी फ्लो मेंटेन रहे तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, हाइट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितना पानी यहां से बाहर जा रहा है उतना पानी कंटिन्यूस अंदर आना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब यह हुआ कि मास बैलेंस का मतलब यह हुआ कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीविंग द कंट्रोल volume must be equal to amount of fluid entering तो अगर कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम? देखो, सिस्टम को मैं दो चीजें मान सकता हूं. या तो मैं सिस्टम मान सकता हूं फिक्स्ड मास को हम सिस्टम मानते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टम टेक्निक. और इसका इस्तेमाल हम करते हैं नॉर्मली नॉन फ्लो प्रोसेस में, जहां पे कि फ्लूइड का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. दूसरा, मैं सिस्टम किस चीज को मान सकता हूं? मैं मास को सिस्टम मान सकता हूं, या मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को पे अपना कंसेंट्रेशन रख सकता हूं. तो जब मैं वॉल्यूम को सिस्टम मानता हूं तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक. तो यहां पे हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम लिया, एक वॉल्यूम लिया जिसपे हमने फोकस कंसेंट्रेट किया. अब इसमें मेरे को चेक करना है कि जितना मास बाहर जा रहा है उतना मास अंदर भी आना चाहिए. अगर मैं ये कहूं कि m2 मास जो है वो बाहर जा रहा है, m2 मास अगर बाहर जा रहा है और m1 मास अंदर आ रहा है, तो मास बैलेंस का मतलब क्या हुआ? m1 इक्वल टू m2. अगर मास बैलेंस नहीं है, m1 और m2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा? तो स्टडी फ्लो नहीं रहेगा. स्टडी फ्लो रहने के लिए m1 और m2 बराबर होना चाहिए. अब m1 बेसिकली यहां पे क्या है? ये मास फ्लो रेट है. किस रेट से मास अंदर आ रहा है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2. नॉर्मली थर्मोडायनामिक्स में हम डेंसिटी की जगह वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं. कौन सा वॉल्यूम?
स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो मास बैलेंस क्या बन गया मेरा? मास बैलेंस मेरा बन गया मास एंटरिंग इक्वल टू मास लीविंग, और दैट इज इक्वल टू रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, और ए वन बाई वी वन डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम वी वन इक्वल टू ए टू बाई वी टू, ए टू वी टू डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम वी टू। व्हाट इज ए? A1 area at the inlet, A2 area at the outlet. What is V1 and V2? Velocity V है, velocity at inlet and outlet, और V small v क्या है? Specific volume। तो बच्चों अगर लिखा है कि स्टडी फ्लो है, इसका मतलब अगर लिखा है कि स्टडी फ्लो है, इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है इट हैज टू बी वैलिड, ये इक्वेशन मेरी वैलिड होनी चाहिए। इसका मतलब अगर स्टडी फ्लो लिखा है तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर मान लो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, अगर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो क्या हो जाएगा? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है? जिसका वॉल्यूम, हाँ, जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यानी कि क्या हुआ, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 और स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 बराबर हो जाएगा। तो अगर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो मास बैलेंस को मैं लिख सकता हूं A1V1 इक्वल टू A2V2। क्या हमेशा A1V1 इक्वल टू A2V2 होगा क्या? नहीं, हमेशा होगा A1V1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 इज कांस्टेंट, अगर स्टडी स्टेट है तो। और स्टडी स्टेट के साथ में फ्लूइड अगर इनकॉम्प्रेसिबल है, देन आई कैन राइट A1V1 इक्वल टू A2V2। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? तो क्या बात समझ में आई कि स्टडी फ्लो होना है तो मास को बैलेंस होना पड़ेगा, स्टडी फ्लो होना है यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए जी, अब दूसरी चीज देखते हैं। यहां पे m के रेट से पानी बाहर जा रहा है, m के रेट से पानी अंदर आ रहा है, राइट? क्या स्टडी स्टेट रहेगा? क्या फ्लो स्टडी होगा? हाँ ना, जल्दी कुछ तो बोलो भाई मेरे। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं इस पाइप में एक हीटर लगा देता हूं, एक हीटिंग कॉइल डाल देता हूं, करेक्ट? एम के रेट से पानी आ रहा है, एम के रेट से पानी जा रहा है, राइट? लेकिन साथ में हमने एक हीटिंग कॉइल लगा दिया, अब भी क्या इफेक्ट होगा? हाँ, रेजिस्टेंस आएगा। किसका रेजिस्टेंस आएगा? हीटिंग कॉइल लगाने से फ्लो में रेजिस्टेंस हो जाएगा? नहीं भाई, फ्लो में काय को रेजिस्टेंस हो जाएगा? कुछ वाटर भाप के रूप में बदले कि नहीं बदलेगा पता नहीं। ये हीटिंग कॉइल लगाने से जो वाटर है इसका टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होने लगेगा। वाटर का टेम्परेचर चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी टाइम के साथ में चेंज हो गई। तो इसका मतलब अब यहां पे स्टडी स्टेट नहीं रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद स्टडी स्टेट आ जाएगा वापस। कैसे? तब क्या होगा कि जितना हीट इस हीटर से मेरे को मिल रही है Q, कुछ समय के बाद वो हीट जो है वो सराउंडिंग को ट्रांसफर होने लग जाएगी। जब ये दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर से स्टडी स्टेट एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब क्या हुआ? स्टडी स्टेट होने के लिए क्या होना चाहिए? और
टेम्परेचर नहीं रे भाई, टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टडी स्टेट के लिए होना चाहिए जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी बाहर भी जानी चाहिए। तो पहला कंडीशन था मास बैलेंस, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, एनर्जी बैलेंस। और ये एनर्जी बैलेंस की जो इक्वेशन होती है इसी को हम कहते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बच्चों चीजें बहुत आसान है, अभी 5 मिनट में जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं बस इस पे ध्यान दीजिएगा, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। एसएफई आप रात को 2 बजे भी अप्लाई कर पाओगे, बहुत सिंपल है, बस ध्यान दीजिएगा। एनर्जी बैलेंस बोल रहा है, इसका मतलब एनर्जी जितनी आ रही है उतनी जानी चाहिए, राइट। तो अब अपन एक कंट्रोल वॉल्यूम बना लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं जिसका एक फिक्स वॉल्यूम है। दोस्तों ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है। इस कंट्रोल वॉल्यूम में एनर्जी कैसे आ सकती है और कैसे जा सकती है, पहले ये अपने को समझना पड़ेगा। स्टडी फ्लो है तो ये इनलेट पे मास और आउटलेट पे मास दोनों सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके मेरे को बताओ कि ये जो पीली वाली बाउंड्री है इस बाउंड्री में एनर्जी कैसे एंटर कर सकती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फ्लो वर्क अगर कुछ नहीं मेरे भाई, सबसे पहले ये मास आ रहा है और ये मास जा रहा है। क्या मास के पास कोई एनर्जी होती है? बेटा मास के पास जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं उसकी स्टोर एनर्जी। तो जो फ्लूइड आएगा वो अपनी स्टोर एनर्जी लेकर आएगा, करेक्ट है। तो सिस्टम में कितनी एनर्जी आई? ME1। बात समझ में आ रही है? E क्या है? E क्या है? E इज द स्टोर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द सिस्टम, राइट। बाहर क्या जाएगा? ME2। इज इट क्लियर? क्या और किसी प्रकार से ये जो वॉल्यूम है वो सराउंडिंग के साथ ही एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है क्या? हाँ, अभी नहीं कर रहा, कर सकता है क्या किसी और तरीके से? क्या तरीके होते हैं वो? अरे हीटर लगा देंगे, नहीं उसको बोलते हैं या तो हीट ट्रांसफर होगा या वर्क ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर के द्वारा ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग से एनर्जी का इंटरचेंज कर लेता है। हीट को हम इनपुट मानते हैं सिस्टम के लिए, तो क्यू हीट अंदर आई, करेक्ट है, और वर्क को हम आउटपुट मानते हैं। क्लियर? बताओ अभी क्या बनेगा एनर्जी बैलेंस? वेरी गुड। ME1 अंदर आया, ME1 अंदर आया, और क्या अंदर आया? हीट अंदर आया, तो ME1 प्लस क्यू बाहर क्या गया? ME2 प्लस W, दैट्स इट। क्या याद करने की जरूरत है क्या? ध्यान दो, एनर्जी सिस्टम में कैसे आएगी? जो फ्लूइड आएगा वो क्या करेगा? अपनी स्टोर एनर्जी लेकर आएगा। साथ में हीट को हम सिस्टम के लिए इनपुट मानते हैं, तो क्यू अंदर आया, राइट। बाहर क्या गया? बाहर जो फ्लूइड जाएगा वो अपने साथ अपनी एनर्जी लेकर जाएगा,
और साथ साथ में वर्क ट्रांसफर। तो अपन क्या करेंगे, अगर मान लो हीट सिस्टम के बाहर जा रहा होगा तो अपन इक्वेशन में क्या चेंज कर देंगे, प्लस की जगह माइनस की हो जाएगा। और वर्क अगर सिस्टम पे हो रहा होगा तो प्लस की जगह अपन माइनस डब्ल्यू कर देंगे। एम आई क्लियर? तो सिंपल है नहीं है कि नहीं? कैसे एनर्जी आएगा बस ये ध्यान में रखो, कैसे आएगा, दो ही तरीके हो सकते हैं। जो फ्लूइड आएगा वो अपने साथ अपनी एनर्जी लेकर आएगा, राइट, या फिर हीट के फॉर्म में एनर्जी आएगी। बाहर कैसे जाएगी? वर्क के फॉर्म में, और जो फ्लूइड जाएगा वो अपने साथ अपनी एनर्जी लेकर जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? यही दो तरीके हैं जिससे एनर्जी आ सकती है और दो ही तरीके हैं जिससे एनर्जी बाहर जा सकती है, राइट। चलो अब समझते हैं अपन इस ई को। ई क्या है? स्टोर एनर्जी। स्टोर एनर्जी यानी कि सिस्टम की एनर्जी। कौन कौन सी होती है सिस्टम की एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ ऑफ एम। तो यहां पे हम जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो पर केजी मास के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं इसको? हाफ वी स्क्वायर, राइट, प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी पर केजी मास क्या हो जाएगा? जी जेड। जेड पोटेंशियल हो गया, करेक्ट। इसके अलावा और क्या होगा? प्रेशर एनर्जी, हाँ ठीक है। उससे पहले इंटरनल एनर्जी आएगा यू, राइट, और फ्लो वर्क या प्रेशर एनर्जी आएगा पीवी। इज इट क्लियर? यहां पे ई का यूनिट क्या होगा? ई, हाँ, किलो जूल नहीं है अभी, जूल पर केजी इसका यूनिट आएगा। जूल पर केजी इसका यूनिट आएगा। लेकिन नॉर्मली अपन जब मैकेनिकल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम नॉर्मली किलो जूल में डील करते हैं। तो ये इक्वेशन को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? E इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 प्लस जी जेड डिवाइडेड बाई 1000 प्लस U प्लस पीवी। अब यहां पे U जो है दैट इज इन किलो जूल पर केजी एंड P इन किलो पास्कल एंड V इन मीटर क्यूब पर केजी। क्या ये समझ में आया? यूनिट समझ में आई? यूनिट में आप लोग बहुत गलती करते हो, यूनिट में आप बहुत गलती करते हो, है ना। तो बच्चे अब मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? अभी हमने क्या देखा था? एम ई वन प्लस क्यू इक्वल टू क्या आया था? एम ई टू प्लस डब्ल्यू, राइट। ई वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? दैट इज यू वन प्लस पी वन वी वन प्लस, अगर मैं किलो जूल में लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा वी वन स्क्वायर बाई 2000। हाँ क्या हुआ? वी वन स्क्वायर बाई 2000, ये किलो जूल में और जूल में लिखना होगा तो वी वन स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? प्लस जी जेड वन डिवाइडेड बाई 1000। एम आई क्लियर? यस नो? इक्वल्स टू क्या हो गया? W प्लस M, E2 की जगह क्या हो जाएगा? U2 प्लस P2 V2 प्लस G Z2 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000, राइट बच्चों। अब U1 प्लस U प्लस PV की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? कल ही बताया था यार, U प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क इज नोन एज एंथैल्पी।
U प्लस PV इक्वल टू H. So I can write this equation M H1 plus V1 square by 2000 plus GZ1 by 1000 equals to W plus H2 plus GZ2 divided by 1000 plus V2 square by 2000. Am I clear? Is that clear? चलो अभी फिर से अपन देख लेते हैं. स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है? ME1 प्लस Q इक्वल टू ME2 plus W, right? And what is the value of E? UPV plus GZ plus V स्क्वायर बाई 2 इन जूल, किलो जूल में डिवाइड करना होगा तो GZ को 1000 से, देखो नॉर्मली U जो रहता है वो किलो जूल में रहता है, तो आप क्या करोगे, GZ को भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लो. तो इसके लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर लो और इसको भी 1000 से डिवाइड कर लो. Am I clear? Is that clear? What is the unit of M? फ्लो रेट है, तो दैट इज kg per second, right? What will be the unit of E? किलोजूल पर kg. Q का यूनिट क्या होगा? किलोजूल. देखो ME का जो यूनिट होगा वही यूनिट Q का होगा. तो M का यूनिट क्या है? किलोजूल पर kg पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय किलोजूल पर kg. तो क्या मिल जाएगा? Q का यूनिट किलोजूल पर सेकेंड, दैट इज किलो वॉट. राइट बच्चों, यहां पे मैंने ZZ को 1000 से डिवाइड किया हुआ है, तो U का यूनिट क्या होना चाहिए? किलोजूल नहीं, किलोजूल पर केजी होगा. P का यूनिट क्या होगा? किलो पास्कल, राइट? Z का यूनिट क्या होगा? मीटर. और V का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? चलिए, एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कौन कौन से डिवाइसेस में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं? नो, जितने भी मैकेनिकल के डिवाइसेस आप जानते हैं उसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को छोड़कर बाकी सब जगह पे एसएफई को अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो टरबाइन हो, नोजल हो, डिफ्यूजर हो, कंडेंसर हो. चलिए, तो पहले अपन अप्लाई करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर फर्स्ट फॉर टरबाइन एंड कंप्रेसर. टरबाइन एंड कंप्रेसर, राइट? क्या इक्वेशन आएगा? ME1 प्लस Q इक्वल टू ME2 प्लस W. क्लियर बच्चों? टरबाइन के लिए या कंप्रेसर के लिए Q क्या होगा?
नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो? हाँ, टरबाइन और कंप्रेसर के लिए थ्योरेटिकली हम मानते हैं कि वहां पे जो प्रोसेस हो रही है वो एडिया बेटिक है, यानी कि थ्योरेटिकली हम मानते हैं कि क्यू जीरो होगा। लेकिन क्वेश्चन में यदि आपको क्यू दिया है तो वो क्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों बेटा? टरबाइन को फर्नेस के ऊपर रखते हो तुम, टरबाइन को फर्नेस के ऊपर रखते हैं हम लोग। फर्नेस कहाँ लगा होता है? बॉयलर में लगा होता है ना। टरबाइन तो फर्नेस के ऊपर नहीं होता। अगर टरबाइन या कंप्रेसर में हीट दिया है, देखो प्रैक्टिकली हम मानते हैं कि ये एडिया, सॉरी थ्योरेटिकली हम मानते हैं कि ये एडियाबेटिक है। लेकिन होगा क्या, मान लो इसमें फ्लूइड एंटर करेगा 100 डिग्री 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे और लीव करेगा से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट? फ्लूइड एंटर किया टरबाइन में 1000 पे, बाहर निकला 300 पे, एम्बिएंट का टेम्परेचर क्या होगा? कितना होगा एम्बिएंट का टेम्परेचर? 30 डिग्री 35 डिग्री होगा। तो ये आया 30 डिग्री, और फ्लूइड का टेम्परेचर जो है वेरी कर रहा है वो 1000 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो यदि हीट ट्रांसफर होगा तो कहां से कहां के बीच में होगा? अगर हीट ट्रांसफर होगा, अगर एरिया परफेक्टली ये इंसुलेट ना किया जाए तो क्या होगा? टरबाइन से हीट लीक करेगी, यानी कि टरबाइन या कंप्रेसर में हीट ट्रांसफर अगर दिया है तो दैट इज हीट लॉस, जो कि सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफर होगा। क्लियर हुआ ये बात? नहीं दिया है तो क्यू को आप क्या लोगे? नहीं दिया है तो क्यू को हम एडियाबेटिक मानते हैं। हम मानते हैं कि टरबाइन और कंप्रेसर में जो प्रोसेस हो रही है वो एडियाबेटिक है, तो क्यू को आप जीरो कर लोगे, राइट? चलिए अब so in case of turbine and compressor theoretically we assume क्या क्या एजम्पशंस हम लेते हैं? पहला, Q को हम मानते हैं जीरो, ठीक है बच्चों। W को, W ऑब्वियसली अगर टरबाइन है तो वर्क मेरे को मिलेगा, तो W पॉजिटिव आएगा। कंप्रेसर होगा तो मेरे को उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा हम मानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आर निग्लिजिबल। आई बात समझ में बच्चों? तो बेटा ये अब M है, E की जगह पे मैं E1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 इक्वल्स टू H2 प्लस क्या होगा? V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W। आ रही है बात समझ में? अभी क्या बोल रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज निग्लिजिबल। व्हाट डज इट मीन? V1 स्क्वायर बाई 2 और V2 स्क्वायर बाई 2 जो है वो बराबर होगा, राइट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। आ रहा है? तो क्या इक्वेशन मिल गया मेरे को? MH1 इक्वल्स टू MH2 प्लस W। अच्छा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। निग्लेक्टिंग, जब भी आप निग्लेक्ट करोगे, निग्लेक्टिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, E को आप रिप्लेस कर सकते हो सिंपली H से। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निग्लिजिबल है जहां कहीं पे भी, तो वहां पे आप E की जगह पे डायरेक्टली क्या लिख दोगे? E की जगह पे क्या लिख दोगे आप? H लिख दोगे। चलो, तो कंप्रेसर और टरबाइन के लिए, कंप्रेसर और टरबाइन के लिए मेरे को इक्वेशन मिला। कंप्रेसर और टरबाइन के लिए मेरे को इक्वेशन मिला MH1 इक्वल टू W प्लस MH2,
और W इक्वल्स टू MH1 माइनस H2। क्लियर बच्चों, आ रही है बात समझ में? चलो, तो क्या अंतर क्या हुआ फिर कंप्रेसर में और टरबाइन में? क्या दोनों सेम डिवाइस है क्या? दोनों के लिए इक्वेशन सेम आ रही है, लेकिन दोनों डिवाइस सेम नहीं है। क्यों नहीं है? कंप्रेसर के केस में क्या होगा? कंप्रेसर के केस में H2 वुड बी ग्रेटर देन H1 होगा, यानी कि जो फ्लूइड बाहर जा रहा है उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी। ऐसा कैसे हुआ? फ्लूइड की एंथैल्पी कैसे बढ़ी? जितना फ्लूइड की एंथैल्पी बढ़ी उतना सिस्टम के ऊपर वर्क हमने किया। तो कंप्रेसर में आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, वो वर्क कहां जा रहा है? वो फ्लूइड की एंथैल्पी को बढ़ा दे रहा है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? कंप्रेसर में क्या हो रहा है? कंप्रेसर में आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, और क्या हो रहा है उस वर्क का? उससे फ्लूइड की एंथैल्पी बढ़ रही है। टरबाइन में क्या होगा? H2 इज लेस देन H1, यानी कि वर्क जो है वो मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। वर्क पॉजिटिव मिला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग को वर्क दिया, तो वो एनर्जी कहां से आई? सिस्टम ने, टरबाइन ने सराउंडिंग को वर्क दिया ना, पॉजिटिव का मतलब यही हुआ ना। तो वो एनर्जी कहां से आई? जो आपने फ्लूइड एंटर करवाया था उसकी एंथैल्पी जितनी डिक्रीज होगी उतना आपको पॉजिटिव वर्क मिल जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? आई बात समझ में? चलिए, अगर बात समझ में आई तो एक बात बताइए कि एक बंदे को मैंने क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए टरबाइन का, उसने फॉर्मूला यूज किया W इक्वल टू M H1 माइनस H2, और दूसरे बंदे को जब मैंने सेम क्वेश्चन सॉल्व करने दिया तो उसने फॉर्मूला यूज किया Q प्लस ME1 इक्वल्स टू W प्लस ME2। इसका आंसर X आया और इसका आंसर Y आया। X is not equal to Y, then which one is correct? अरे इतना टाइम नहीं यार, X करेक्ट है। क्यों बेटा? अभी क्या बोला? हीट ट्रांसफर जीरो होता नहीं है, हम अज्यूम करते हैं। तो यहां पे जब मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है तो इसमें मैंने 3 एजम्पशंस लिए हुए हैं। क्या एजम्पशन लिया है? Q इक्वल टू जीरो का। और क्या एजम्पशन लिया है? कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है वो जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है वो जीरो है। तो ये इक्वेशन से सही आंसर तभी आएगा जब ये तीनों एजम्पशन ट्रू होंगे, लेकिन इसमें तो कोई एजम्पशन है नहीं। तो अगर एक्स और वाई बराबर नहीं आ रहे हैं तो वाई सही है, एक्स जो है वो गलत है। इज इट क्लियर? नॉर्मली देखो टरबाइन के केस में ये तीनों एजम्पशन वैलिड होते हैं। हीट ट्रांसफर निग्लिजिबल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी निग्लिजिबल होता है। इन दैट कंडीशन अपने को एक छोटा फॉर्मूला मिल जाता है वर्क निकालने का, वो क्या हो गया? MH1 माइनस H2। लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले से ही आएगी। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, देन वी हैव कंप्रेसर एंड टरबाइन के बाद बॉयलर एंड कंडेंसर। So in case of boiler, again I have the equation ME1 plus Q equals to ME2 plus W. What is the work done in case of boiler? बॉयलर में कितना वर्क मिलता है? नेगेटिव वर्क मिलता है, पॉजिटिव वर्क मिलता है? अरे आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो यार। वर्क सही दो ही जगह पे मिलता है, या तो टरबाइन में मेरे को वर्क मिलेगा, या फिर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में मेरे को वर्क मिलेगा, या कंप्रेसर में मेरे को वर्क करना पड़ेगा, पंप में वर्क करना पड़ेगा। बॉयलर में मेरे को कोई वर्क, वहां पे कोई वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं लगी हुई है। तो इन केस ऑफ बॉयलर एंड कंडेंसर W इज इक्वल्स टू जीरो। Q
वो डिपेंड करेगा कि बॉयलर है कि कंडेंसर है. अगेन आई कैन अज्यूम द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी and the change in potential energy is what? Again in case of boiler I can consider equal to 0. तो E की जगह क्या आ जाएगा? तो क्या मिला? MH1 प्लस Q इक्वल्स टू क्या आया? MH2. आई बात समझ में? तो मेरे को क्या इक्वेशन मिला? Q इक्वल्स टू M H2 माइनस H1. बेटा बात समझ में आ रही है? यस नो? तो क्या अंतर होगा बॉयलर और कंडेंसर में? फॉर बॉयलर H2 इज ग्रेटर देन H1, यानी कि क्या हुआ? फ्लूइड की एंथैल्पी H2 इज ग्रेटर देन H1 मतलब क्या हुआ? बॉयलर में फ्लूइड की एंथैल्पी बढ़ रही है. तो कहां से बढ़ रही है? जो अपन फर्नेस के थ्रू जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अपन सिस्टम को हीट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर पॉजिटिव होगा. तो क्या मतलब हुआ? बॉयलर में जो आपने हीट दिया वो क्या कर लिया उसने? अब्सॉर्ब करके उसने फ्लूइड की एंथैल्पी को इंक्रीज कर दिया, राइट. और कंडेंसर के केस में इसका उल्टा हो जाएगा. कंडेंसर में H2 इज लेस देन H1. H2 इज लेस देन H1 इसका क्या मतलब हुआ? फ्लूइड की एंथैल्पी कम हो गई. कम हो गई तो वो एनर्जी कहां गई? वो एनर्जी जो है वो सराउंडिंग को ट्रांसफर हो गई. तो सराउंडिंग को जब एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव. तो यहां पे हीट ट्रांसफर जो है वो नेगेटिव आ रहा है. इज इट क्लियर? चलिए, देन वी हैव नोजल एंड डिफ्यूजर. अगेन द इक्वेशन इज सेम. Me1 प्लस Q equals to Me2 plus W. In case of nozzle and diffuser, Q is 0. Work done on the nozzle and diffuser is 0. ठीक है बच्चों? And change in potential energy is negligible or 0. Change of potential energy is 0. तो अभी क्या इक्वेशन बच गई मेरे पास में? M H1 plus V1 square equals to M H2 plus V2 square by 2. तो ये मेरे को मिला H1 minus H2 equals to V2 square minus V1 square by 2. क्लियर बच्चों? H1 minus H2 is change in enthalpy, right? Equals to ये क्या चीज है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो बच्चा नोजल और डिफ्यूजर के केस में, नोजल एंड डिफ्यूजर के केस में मेरे को इक्वेशन मिला चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल टू 0. एम आई क्लियर? तो अब क्या अंतर है नोजल में? नोजल में क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज पॉजिटिव,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, एंथैल्पी घटेगा। तो नोजल क्या कर रहा है, नोजल क्या कर रहा है, एंथैल्पी को, फ्लूइड की एंथैल्पी को उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और डिफ्यूजर करेगा इसका उल्टा, डिफ्यूजर करेगा इसका उल्टा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटेगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी घटी उसका क्या होगा, उतनी एंथैल्पी बढ़ जाएगी। क्लियर, यस नो, समझ आ रहा है नहीं बच्चों? चलिए, मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स, मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स, दो फ्लूइड को अपन आपस में मिक्स कर दे रहे हैं। दोस्तों M1 मास आ रहा है, M2 मास आ रहा है, M3 मास जा रहा है। तो सबसे पहले यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा मास बैलेंस। क्या होगा बच्चा मास बैलेंस, M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू M3। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? व्हाट विल बी द एनर्जी बैलेंस, हाँ अभी तो कुछ जीरो अपन लिखेंगे नहीं, अभी जो भी अपन लिख सकते हैं। क्या होगा इसका, कैसे आ रहा है, पहले M1 E1 आ रहा है, और कुछ आ रहा है, प्लस M2 आ रहा है, तो वो अपने साथ E2 लेकर आया। मान लेते हैं कि Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये अंदर की एनर्जी हो गई, राइट। बाहर की एनर्जी क्या होगी, M3 E3 प्लस W। क्लियर बच्चों, आ रही है ये बात समझ में? अब यहां पे एजम्पशन अपन क्या क्या लगा सकते हैं, यहां पे एजम्पशन अपन क्या लगा सकते हैं, ये कंट्रोल वॉल्यूम में मेरे को कोई हीट नहीं दिख रही, ये कंट्रोल वॉल्यूम में क्यू कोई हीट नहीं दिख रही, कोई वर्क नहीं हो रहा, तो एजम्पशन में क्या यूज कर सकता हूं, Q इक्वल टू जीरो, इसके साथ W इक्वल टू जीरो, और क्या मान सकता हूं मैं, चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। आ रही, हाँ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इसलिए जीरो है कि जिस हाइट पे आ रहा है लगभग उसी हाइट पे जा रहा है, तो पोटेंशियल में कोई चेंज ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगा, लेकिन वो एंथैल्पी के कंपैरिजन में निग्लिजिबल हो जाता है ना। अगर दिया है क्वेश्चन में तो आपको कंसीडर करना है, अगर आपको वेलोसिटी दिया है इनलेट पे और आउटलेट पे तो काइनेटिक एनर्जी भी आप कंसीडर करोगे, अगर इनलेट और आउटलेट पे आपको हेड दिया हुआ है तो वो हेड भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट अपन इसको निग्लिजिबल लेते हैं, ये एजम्पशन है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू होगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया है तो यू हैव टू कंसीडर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो वो भी कंसीडर करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ एजम्पशन लिया है कि ये निग्लिजिबल है। तो अब मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा, M(H1) प्लस M1H1 प्लस M2H2 इक्वल्स टू M3H3। इज दैट क्लियर? चलिए, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 2 मिनट का है। 1 kg ऑफ एयर expands
adiabatically batically and its temperature changes from 1000 degree centigrade to 300 degree centigrade. Determine work transfer if expansion takes place in first turbine, second piston cylinder arrangement. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सावधानी पूर्वक सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. कौन सा फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं है. कोई फॉर्मूला नहीं है. ऐसा फॉर्मूला याद करने लगे तो फिर ना कभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा. टरबाइन है, अप्लाई करो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, राइट. तो टरबाइन के केस में तुम्हारा क्या बन गया? Q प्लस ME1 इक्वल्स टू W प्लस ME2. ये आ गया अपना टरबाइन के लिए. क्लियर है? एडियाबैटिक यानी कि Q0 हो गया, राइट. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बोला नहीं है. तो क्या बन गया मेरा? MH1 इक्वल्स टू W प्लस MH2, राइट. So what is W? M H1 minus H2. Is it clear? And the substance is air. क्या है? तो ये क्या हो गया? M जो था वो 1 kg था, तो Cp T1 minus T2 आ गया यहाँ पे. Am I clear? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या करोगे? बेटा बहुत जल्दी भूल जाते हो यार आप लोग. पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ? नॉन फ्लो प्रोसेस हुआ. नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? dq equals to du plus dw. Is it clear? So dq equal to 0, it is du plus dw. तो वर्क डन मेरे को क्या मिल गया? माइनस cv t2 माइनस t1 या cv du यानी कि क्या मिला मेरे को? माइनस du u2 माइनस u1 और दैट इज u1 माइनस u2 और दैट इज इक्वल टू cv t1 माइनस t2. क्लियर है?
ध्यान रखिए, जब भी ओपन फ्लो का डिवाइस होगा वहां पे हम यूज करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और नॉन फ्लो होगा तो क्या इक्वेशन यूज कर सकते हैं? तो dq इक्वल्स टू du प्लस dw, और अगर रिवर्सिबल हुआ तो dq प्लस pdv। ये नॉन फ्लो के लिए ये एनी प्रोसेस होगा, और सेकंड वाला, पहला वाला एनी प्रोसेस है, क्या कंडीशन है, लेकिन बस नॉन फ्लो यानी कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा वाला क्लोज सिस्टम होना चाहिए, साथ में रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। थर्मोडायनामिक्स इज वेरी 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 सिंपल, लेकिन जो पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। कल जब आप लोग आएंगे तो हीट और वर्क की शीट लेके आएंगे, तो कल अपन हीट और वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देयर वी विल सॉल्व द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रॉब्लम्स, राइट। हीट और वर्क की लास्ट वाली शीट, तो हीट और वर्क की शीट कल अपन क्लास में लेकर आएंगे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फिर कल डिस्कस करेंगे।